नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। तमिलनाडु की सियासत में आज की अगर सबसे बड़ी खबरों में से एक देखते हैं तो अन्नामलाई ने बीजेपी से खुद को अलग कर दिया है। लेकिन क्या वाकई में अन्नामलाई ने खुद को बीजेपी से अलग किया है या पर्दे के पीछे अन्नामलाई और अमित शाह दोनों की कोई विशेष रणनीति है? इस पूरी बात को समझने के लिए हमें तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी की यात्रा को समझना होगा। हमें अन्नामलाई की यात्रा को और विचारों को समझना होगा, क्योंकि ये बात किसी के गले उतर नहीं रही है कि अन्नामलाई जो दिल्ली आते हैं, बीएल संतोष से मुलाकात होती है, नितिन नबीन से मुलाकात होती है, अमित शाह से मुलाकात होती है, लेकिन बात बनती नहीं है। बात बनती नहीं है या जानबूझकर बनाई नहीं गई, क्योंकि अमित शाह जो जिनसे मिलने के बाद पार्टी के नेता तो छोड़िए, दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी अमित शाह फैसला लेने के लिए मना लेते हैं। नीतीश कुमार को बिहार से मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए मना लेते हैं। जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना होता है तो एकनाथ शिंदे शुरुआती टाइम में इस बात के लिए मानते नहीं, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद वो मान जाते हैं। तो फिर आखिरकार अमित शाह अपनी ही पार्टी के अन्नामलाई को क्यों नहीं मना पाते हैं, वो अन्नामलाई जो अमित शाह की पसंदीदा माने जाते हैं। अन्नामलाई ने जब तमिलनाडु के अंदर यात्रा निकाली थी तो उस यात्रा की शुरुआत में अमित शाह ने पहले कार्यक्रम में संबोधित किया था और समापन पर पीएम मोदी गए थे। तो मोदी या शाह दोनों के चहेते अन्नामलाई को मनाने में कामयाबी क्यों नहीं हासिल हुई? इस बात को समझने के लिए हमें तमिलनाडु की सियासत को और वहां पर जो बीजेपी और अन्नामलाई की यात्रा है उस यात्रा को अलग अलग तरीके से समझना होगा। अन्नामलाई जिनकी यात्रा पर एक छोटी सी अगर अपन नजर डालें तो जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आईआईएम लखनऊ से मैनेजमेंट की स्टडी की। ये मैनेजमेंट की स्टडी बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। बाद में 2011 के अंदर वो आईपीएस बन गए थे। आईपीएस बनने के बाद में वो कर्नाटक में पोस्टेड रहे। कर्नाटक के कई जिलों में उनकी जो कार्यशैली है उसको लेकर के सिंघम वाली छवि बनी और साल 2019 में उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आए। 2020 के अंदर उनको बीजेपी का, तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। 2020 में बीजेपी में आए, 2021 में उनको अध्यक्ष बनाया गया और उनके अध्यक्ष बनने के बाद 24 तक वो अध्यक्ष रहे। उसके बाद में किस तरीके से एआईएडीएमके की वजह से उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, उनके कहने पर अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और इस बार के विधानसभा चुनावों के बाद अन्नामलाई ने धीरे धीरे अपने रास्ते अलग चुने। लेकिन तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की यात्रा को अगर आप समझेंगे तो आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि असल में अमित शाह और अन्नामलाई तमिलनाडु में चाहते क्या है। इसको लेकर के मैं पिछले कुछ चुनावों के तमिलनाडु की राजनीति के अंदर पिछले कुछ लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बीजेपी से जुड़े आंकड़े लेकर के आपके सामने आया हूं। इसके लिए हम कुछ चुनावों का विश्लेषण करेंगे और इन चुनावों के अंदर विशेष तौर से 2014 के बाद में जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और 2014 के बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव, फिर 2016 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनाव। इन आंकड़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनावों को अगर देखते हैं तो बीजेपी यहां पर 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से सिर्फ एक सीट को जीत पाई थी और पार्टी को वोट मिले थे 5.56% वोट मिले थे, जो 22.23 लाख के लगभग वोट थे। कुछ आंकड़ों को समझिएगा, उसके बाद आपको सारी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। 2016 के अगर विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी ने 188 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2016 के अंदर बीजेपी ने यहां पर 188 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी को जीत मिली थी 0 सीट पर और इसमें से 180 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी और वोट प्रतिशत था 2.84, जो कि कुल वोटों का 12,28,000 के 12.28 लाख वोट यहां पर बीजेपी को 2016 के विधानसभा चुनाव में मिला था। 2019 के अंदर बीजेपी ने यहां पर 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 के अंदर में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, 0 सीट यहां पर बीजेपी ने जीती थी और
6% वोट मिले थे, जो करीब करीब 15.7 लाख वोट थे। फिर जब 2021 के विधानसभा चुनाव आते हैं तो यहां पर बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में 20 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसमें से 4 सीटें जीत जाती है। 2021 तक अन्नामलाई यहां पर बीजेपी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे। यहां से बीजेपी की यात्रा अन्ना के साथ में चलती है 2021 से 2024-25 तक की यात्रा। 20 सीटों पर लड़ी, 4 सीटों पर जीती, 2.62% वोट मिले, जो करीब करीब ये जो 2.62% है ये 12,13,670 वोट थे। 12.13 लाख वोट यहां पर मिले। 2024 के जब लोकसभा चुनाव आए तो बीजेपी ने क्योंकि अन्नामलाई की पिछले कुछ सालों की पॉलिटिक्स बहुत साफ तौर पर बीजेपी को एआईएडीएमके से अलग रखने की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव अन्ना के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने डीएमके और एआईएडीएमके तमिलनाडु की राजनीति के दो प्रमुख प्लेयर से अलग होकर के चुनाव लड़ा और तमिलनाडु के इतिहास में बीजेपी ने पहली बार 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। भले ही इनमें से जीत 0 सीट पर मिली, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ये कि बीजेपी का वोट प्रतिशत जो था वो 11.2% तक चला गया। ये बीजेपी की तमिलनाडु के अंदर रिकॉर्ड अचीवमेंट थी। 48,80,954 वोट मिले थे। 48.80 लाख इसको अपन शॉर्टली कह सकते हैं। और जो 2024 के लोकसभा चुनाव था उसमें तमिलनाडु का दक्षिण वाला हिस्सा और पश्चिम वाला हिस्सा, इसमें बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की थी। अगर इसमें कुछ लोकसभा सीटों की मैं बात करता हूं, पूरे तमिलनाडु के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके अंदर अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में 78 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी नंबर 2 पर रही थी। 4 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी नंबर 2 पर रही थी और उसमें कोयंबटूर में बीजेपी ने 33% वोट हासिल किए थे, जहां पर अन्नामलाई खुद चुनाव लड़े थे। चेन्नई साउथ के अंदर 25% वोट मिले थे। चेन्नई सेंट्रल में बीजेपी के जो वोट बढ़ा पिछले चुनाव की तुलना में वो अप्रत्याशित था। कन्याकुमारी के अंदर 35% वोट मिले हैं बीजेपी को टोटल वोटों का। और इसके अलावा नीलगिरी सीट पर भी बीजेपी ने अच्छी खासी अचीवमेंट हासिल की थी। मोटे तौर पर बीजेपी का ध्यान भी साउथ तमिलनाडु और पश्चिम तमिलनाडु के अंदर, वेस्टर्न तमिलनाडु के अंदर था। इनके कुछ पॉकेट्स के अंदर 78 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी यहां पर आगे रही थी, क्योंकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव था वो बीजेपी ने जिन पार्टियों के साथ एआईएडीएमके और डीएमके के साथ ये चुनाव नहीं लड़ा था, कुछ छोटी पार्टियां थी। यहां पर बीजेपी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा पीएमके जो पट्टाली मक्कल कच्ची थी, पीएमके के साथ में उसने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा टीएमसी ने यहां पर 3 सीटों पर लड़ा था। तमिल मनीला कांग्रेस है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस वाली नहीं, तमिल मनीला कांग्रेस है, उसने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटों पर एएमएमके ने लड़ा था और ओ पलानी स्वामी के समर्थन में एक निर्दलीय कैंडिडेट था। इस तरह से 39 सीटों पर, हालांकि इस पूरे अलायंस को 0 सीट लोकसभा मिली थी, लेकिन बीजेपी ने वोट प्रतिशत के हिसाब से, जन समर्थन के हिसाब से अपना रिकॉर्ड हासिल किया। उसके बाद में यहां पर कुछ गणित बदलता है। बीजेपी एआईएडीएमके से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ पा रही है। डीएमके वहां पर सत्ता में है। वो डीएमके जो उत्तर भारत के खिलाफ अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहता है, यानी कि डीएमके स्टालिन के बयानों की वजह से ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत में खाई बढ़ रही थी। हिंदी विरोधी राजनीति को डीएमके अपने स्टालिन आगे बढ़ा रहे थे। सनातन विरोधी राजनीति को स्टालिन आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे में बीजेपी का आलाकमान धर्म संकट में था। क्यों धर्म संकट में था? डीएमके जो सनातन विरोधी राजनीति चला रहा है, उत्तर भारत विरोधी राजनीति चला रहा है, हिंदी भाषा विरोधी राजनीति चला रहा है, उसको वहां से सत्ता से बाहर करना है तो फिर हमको एआईएडीएमके का साथ चाहिए। लेकिन जो अन्नामलाई है उनके हिसाब से पॉलिटिक्स की जाए तो एआईएडीएमके से अलग चलना पड़ेगा। और जब अलग चलते हैं तो सफलता ये मिलती है 11.2% वोट, 48 लाख वोट मिले हैं बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर। ये 48 लाख वोट, इस ट्रेंड को अगर फॉलो किया जाता है तो आने वाले समय में बीजेपी सत्ता में आती है। लेकिन बीजेपी डीएमके की पॉलिटिक्स की वजह से धर्म संकट में थी कि हमको किसी भी हाल में डीएमके को तमिलनाडु से सत्ता से बाहर करना है। लिहाजा
अन्नामलाई की तमाम बातों को दरकिनार करते हुए आला कमान ने 2026 के जो इस बार के लोकसभा चुनाव थे जो कुछ समय पहले हुए हैं उसमें एआईएडीएमके के साथ फिर से गठबंधन किया। एआईएडीएमके की गठबंधन की डिमांड यही थी कि अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए। आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाया। लेकिन अब तमिलनाडु के पैटर्न को समझिए, रिजल्ट के बाद में जो पैटर्न समझ में आता है। दो अहम बातों को समझिए। पहला तो ये कि इस बार वहां पर विजय सत्ता में आई है, टीवी के सत्ता में आई है। लेकिन अब तक के जो बड़े प्लेयर थे डीएमके और एआईएडीएमके, ठीक है, इसके बाद में तीसरे प्लेयर के तौर पर बीजेपी, ठीक है। अब देखिए टीवी के सत्ता में आती है, टीवी के सत्ता में आती है, टीवी के सत्ता में आती है तो जो डीएमके को सत्ता से बाहर करके टीवी के सत्ता में आई है, लेकिन एआईएडीएमके ने टीवीके को समर्थन दे दिया है। डीएमके की पार्टनर कांग्रेस टीवीके के साथ चली गई है। अब तमिलनाडु का वोटर देखो, तमिलनाडु के वोटर ने डीएमके को सत्ता से बाहर करने के लिए टीवीके को वोट दिया, कांग्रेस और डीएमके को सत्ता से बाहर करने के लिए। एआईएडीएमके की तरफ वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो टीवीके की तरफ गया, लेकिन एआईएडीएमके तो फिर भी सत्ता में चला गया। ऐसे में तमिलनाडु की पब्लिक का जो पैटर्न है, माइंडसेट है, वो उत्तर भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्वीकार नहीं करता, हिंदी भाषी किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्वीकार नहीं करता। देखिए टीवीके का सत्ता में आना, विजय का सत्ता में आना इस बात का प्रमाण है कि तमिलनाडु की जनता एआईएडीएमके और डीएमके इस द्रविड़ पॉलिटिक्स से अब थक चुकी है, लिहाजा उसने तीसरे प्लेयर को चुना। अगर बीजेपी को वो स्वीकार करती राज्य में सत्ताधारी दल के तौर पर, तो फिर वो टीवीके की तरफ नहीं जाती। यानी कि बीजेपी आला कमान को यह समझ में आ गया कि तमिलनाडु की जनता एक उत्तर भारत की पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी, हिंदी भाषी राजनीति करने वाली पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे में बीजेपी को तमिलनाडु के अंदर एक प्लेयर चाहिए जो तमिल राजनीति करता हो, तमिलनाडु के लोगों का अपने बीच का व्यक्ति हो और उसकी अपनी पार्टी हो। हालांकि टीवीके की सनातन पॉलिटिक्स टीवीके भी करता है, लेकिन टीवीके चूंकि अभी गठबंधन में है, कांग्रेस से लेकर के एक मुस्लिम लीग पार्टी के 1-2 एमएलए हैं, उनके साथ में सत्ता में है, इसकी वजह से वो सीधे तौर पर 5 साल तक सनातन की उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। अब यहां पर गेम समझिए। सवाल ये कि क्या अमित शाह के गेम प्लान के तहत अन्ना को तमिलनाडु में एक नई पार्टी खड़ी करने का ऑप्शन दिया गया है? जो जनता डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस इन सब से ऊब चुकी है, उन्हें विकल्प दिया जाए अन्नामलाई के तौर पर, उसकी पार्टी के तौर पर। अन्नामलाई के साथ वो सारे फैक्टर है जो विजय थालापति के साथ थे, वही स्टारडम है, वही क्रेज है, और अन्नामलाई जिस तरीके से साउथ के सुपरस्टार हीरो है रजनीकांत, उनको अपना रोल मॉडल मानते हुए उनके साथ पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको लेकर के पब्लिक में एक अलग तरह का क्रेज है। और अन्नामलाई और रजनीकांत मिलकर के अगर एक रीजनल पार्टी खड़ी करते हैं, वो अन्नामलाई जो मौलिक रूप से, मूल रूप से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अगर वो और बीजेपी दोनों मिलकर के तमिलनाडु में सत्ता में आते हैं, तो डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस सबका खेल खत्म हो जाता है। तो फिर आखिर में सवाल वही कि अन्नामलाई ने बीजेपी को झटका दिया है, या अन्नामलाई और अमित शाह का कोई ऐसा गेम प्लान है जिस गेम प्लान को अभी तक उनके राजनीतिक विरोधी समझ नहीं पाए हैं। इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।